Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 7, crafts and industries. Student, in this video we'll discuss about craft and industries. बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश रूल, जब तक ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं आए थे या ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रूल करना, पॉलिटिकल पावर अक्वायर नहीं की थी, तब तक बच्चा हमारा जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो बहुत प्रॉस्पर कर रहा था. बट विद द एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स, विद द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स, आफ्टर दे स्टार्टेड होल्डिंग पॉलिटिकल पावर इन इंडिया, जब से उन्होंने इंडिया में पॉलिटिकल पावर को होल्ड करना स्टार्ट किया, हमारी इंडस्ट्रीज़ का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया. बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई. मेनी ऑफ द आर्टिशंस हैज़ लॉस्ट देयर जॉब्स. सो स्टूडेंट्स, अगर हम मॉडर्न पीरियड की बिगिनिंग की बात करें तो मॉडर्न पीरियड की बिगिनिंग इंडिया में होती है मिड 18th सेंचुरी पे. कब होती है बच्चा? मिड 18th सेंचुरी में. तो मिड 18th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो इंडिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ थी जो हैंडीक्राफ्ट प्रोड्यूस करती थी. अब हैंडीक्राफ्ट क्या होता है बच्चा? एन एक्टिविटी दैट नीड्स स्किल विद द हैंड्स एज वेल एज आर्टिस्टिक एबिलिटी. जिस व्यक्ति में कोई आर्टिस्टिक एबिलिटी हो, वो जो हाथों से कुछ सुंदर स्किल बना पाए, जैसे बास्केट हो गई, पोइट्री हो गई, या कलमकारी, एम्ब्रॉयडरी का काम हो गया क्लॉथ्स के ऊपर, तो वो होता है हैंडीक्राफ्ट. फिर से सुनो, हैंडीक्राफ्ट एन एक्टिविटी दैट नीड्स स्किल with the hands. Among these were the textile and metal working industries. दो इंडस्ट्रीज जो उस टाइम बहुत ज़्यादा फ्लोरिश कर रही थी, वो थी एक टेक्सटाइल और दूसरी मेटल वर्किंग. दोनों ही इंडस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट रोल था. Some of the most important event of India, both the industries played an important role in some of the events of modern period. मॉडर्न पीरियड के कुछ इवेंट्स में मेजर रोल रहा इन इंडस्ट्रीज़ का. In this chapter, we'll study how these industries fared in India under British colonial rule. ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में हमारी इंडस्ट्रीज़ किस तरीके से फेल कर गई वो हम देखेंगे. तो पहले हम लोग देखेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को. कंडीशन बिफोर ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल नहीं आया था, उसके पहले क्या कंडीशन थी? जब तक इंडिया में ब्रिटिश कंट्रोल नहीं था, मिड 18th सेंचुरी तक इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर था कॉटन टेक्सटाइल का. ठीक है, इंडिया वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था. एक्सपोर्टर था रॉ कॉटन और हैंडलूम टेक्सटाइल का. हैंडलूम टेक्सटाइल और रॉ कॉटन के हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर थे, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर थे. आफ्टर एग्रीकल्चर, द हैंडलूम इंडस्ट्री एम्प्लॉयड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मैन एंड वीमेन इन इंडिया. एग्रीकल्चर के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा जॉब प्रोवाइडर था इंडिया में उस टाइम में, तो वो क्या ही था बच्चा? हमारी हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ थी. वाइल, और ये मैन वीमेन दोनों को ही एम्प्लॉयमेंट देती थी. वाइल वीमेन स्पेशलाइज्ड इन स्पिनिंग. वीमेन का काम होता था स्पिनिंग, थ्रेड बनाने का काम होता था वीमेन का. बेटा ये है चरखा और इसी को हम क्या बोलते हैं? स्पिनिंग व्हील. मैन स्पेशलाइज्ड इन वीविंग. जहाँ वीमेन का काम था स्पिनिंग का काम करना, वहीं पर जो मैन थे वो वीविंग का काम करते थे. थ्रेड वॉज स्पन यूजिंग चरखा. थ्रेड कैसे बनता था बच्चा? चरखे पे, स्पिनिंग व्हील पे थ्रेड बनता था, चरखे के ऊपर धागा बनता था. एंड टकली स्पिंडल, इट वॉज देन वीवन इनटू क्लॉथ. उसके बाद उसको हॉरिजॉन्टली वर्टिकली प्लेस करके हम क्या बना देते थे बेटा? कपड़ा बना देते थे, है ना. तो पहले स्पिनिंग से धागा बनेगा और फिर धागे से कपड़ा बन जाएगा. तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, आपको आ गया होगा समझ में. देखो, जब तक ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं आए थे, मिड 18th सेंचुरी तक हम बड़े प्रोड्यूसर थे, एक बड़े एक्सपोर्टर भी थे. एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा जॉब अगर किसी में मिलती थी तो हैंडलूम में ही मिलती थी. इंडिया में कम्युनिटीज़ होती थी वीवर्स की, जिन्हें हम डिफरेंट नेम से जानते थे. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में देयर वर कम्युनिटीज़ ऑफ वीवर्स. वीवर्स की अपनी कम्युनिटीज़ होती थी जिनके डिफरेंट डिफरेंट नाम थे इंडिया के डिफरेंट पार्ट. फॉर एग्जाम्पल, द वीवर कम्युनिटी वॉज कॉल्ड तांती इन बंगाल. बंगाल में तांती बोलते थे. जुलाहा पंजाब में बोलते थे. एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया और पंजाब में जुलाहा बोलते थे. तांती बंगाल में बोलते थे. मॉमिन शोलापुर महाराष्ट्र में बोलते थे. एंड देवांग, कैकुलर एंड सलियार. बेटा इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे ऐसा लग रहा है मैं गलत कर रही हूँ. सलियार और सेल साउथ इंडिया में बोलते थे. तो फिर से एक बार, बंगाल में क्या बोलते थे? तांती. जुलाहा पंजाब और नॉर्थ के दूसरे पार्ट में. मोमीन शोलापुर महाराष्ट्र में. देवांग, कैकुलर
सलियार और सेल कहाँ पर, साउथ इंडिया में बोलते थे। देयर वर क्राफ्ट्समैन हु स्पेशलाइज्ड इन डाइंग एंड प्रिंटिंग क्लॉथ। कुछ क्राफ्टमैन ऐसे भी होते थे, क्राफ्ट्समैन, जो काय का काम करते थे बच्चा, डाइंग का, कपड़ों को कलर करने को हम क्या बोलते हैं, डाइंग। प्रिंटिंग मतलब जैसे एक प्लेन क्लॉथ है उसके ऊपर अगर कोई बंदा ऐसे प्रिंट कर रहा है तो वो प्रिंटिंग कर रहा है क्लॉथ के ऊपर, है ना। तो डाइंग और प्रिंटिंग में भी कुछ क्राफ्ट पर्सन स्पेशलाइज थे। दिस कम्युनिटी दैट डाइड क्लॉथ, वो कम्युनिटी जो क्लॉथ को डाई करने का काम करती थी, द कम्युनिटीज दैट डाइड कॉटन क्लॉथ एंड थ्रेड इन महाराष्ट्र वर कॉल्ड रंगरेज और रंगरी, रंगरी। ठीक है, तो महाराष्ट्र में वो कम्युनिटीज जो कॉटन क्लॉथ को, थ्रेड को डाई करने का, कलर करने का काम करते थे, उन्हें रंगरेज और रंगरी बोला जाता था। वो तनु एट्स मनु में रिटर्न्स में गाना भी है ना, रंगरेज मेरे, ये कौन सा रंग तूने, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो वो देखना। तो रंगरेज जो कलर करेंगे। एंड द कम्युनिटीज ऑफ ट्रेडिशनल ब्लॉक प्रिंटर्स ऑफ राजस्थान वॉज कॉल्ड छीपा। और वो एक कम्युनिटी होती थी राजस्थान में जो ब्लॉक प्रिंटिंग का काम करती है। ब्लॉक प्रिंटिंग मतलब एक ऐसे क्लॉथ रखा है, एक इस तरीके की सील हमने बनवाई और इस सील को हमने पहले कलर में डिप किया और कलर में डिप करने के बाद यहाँ पर डिप किया तो ये सेम प्रिंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसको बोलते थे करने वालों को छीपा, छीपाकारी, और जो करते थे उन्हें बोलते थे छीपा। तो रंगरेज जो कलर करेंगे, राजस्थान में ब्लॉक प्रिंटर्स को हम बोलते थे छीपा। इन द वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया में भी छीपा ही बोलते थे और आज तक वही बोलते हैं। हाउ टेक्सटाइल वर नेम्ड, टेक्सटाइल के नाम कैसे पड़ते हैं बच्चा। सब इंडियन टेक्सटाइल वर नेम्ड आफ्टर देयर वीविंग टेक्निक्स। कुछ का नाम तो जिस तरीके से उनको वीव किया गया उस पर ही पड़ जाता। एमंग दीज वर जामदानी एंड इकत। जामदानी किससे बनती थी, मेनली ढाका और अवध। जामदानी कहाँ पर बनती थी, ढाका और अवध में। तो जामदानी कहाँ कहाँ बनती थी बच्चा, जामदानी बनती थी ढाका में और अवध में। कहाँ कहाँ बनती थी, ढाका और अवध में। और जामदानी बनने के लिए चाहिए थे स्किलफुल यूज़ ऑफ वाइट, ब्लैक, गोल्डन, सिल्वर। कौन कौन से कलर का स्किलफुल यूज़ करना पड़ता था, समझदारी से यूज़ करना पड़ता था, वाइट, ब्लैक, गोल्डन, सिल्वर एंड अदर कलर्ड थ्रेड। और दूसरे कलर्ड थ्रेड का भी यूज़ कर सकते थे टू वीव जियोमेट्रिक एंड फ्लोरल पैटर्न्स। उनके ऊपर जियोमेट्रिक पैटर्न्स भी होते थे, फ्लोरल पैटर्न भी होते थे, फूल बना दिया, पत्ती बना दी, इस तरीके के फ्लोरल पैटर्न होते थे किसके ऊपर, जामदानी के ऊपर। ठीक है, जामदानी में किन किन कलर का बेसिकली यूज़ होता था, वाइट, ब्लैक, गोल्डन एंड सिल्वर। इकत इन्वॉल्व क्रिएटिंग पैटर्न्स। इकत में क्या इन्वॉल्व होते हैं बच्चा, पैटर्न क्रिएट किए जाते हैं किससे, यार्न से। यूज फॉर वीविंग बाय टाइंग, डाइंग एंड ट्विस्टिंग सेक्शन ऑफ इट। धागे पर ही पहले कलर होगा, उसको टाई करके, डाई करके, उसको ट्विस्ट करके धागे के ऊपर कलर होगा, है ना। इकत वॉज प्रोड्यूस इन सेवरल प्लेसेस। बहुत सारे जगहों पर इकत को प्रोड्यूस किया जाता था, उड़ीसा, गुजरात, तेलंगाना। सम टाइप्स लाइक पटोला ऑफ पटन, पटन का पटोला जो कि गुजरात से है, पोचमपल्ली ऑफ तेलंगाना, इनका नाम इनके जगहों के हिसाब से ही पड़ गया है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी इकत। तो बेटा ये जो क्लॉथ आप देख रहे हो ना, ये इकत थे, है ना, इकत इकात। देखो इसमें धागे के ऊपर कलर किया गया है और फिर धागों से पैटर्न बनाए गए हैं। जो अभी आप लोगों ने कपड़ा देखा ना, जो क्लॉथ देखा, वो किसका एग्जाम्पल है, इकत का एग्जाम्पल है। फिर इसके बाद आता है बांधना। बांधना नेम फॉर पीस ऑफ कलरफुल फैब्रिक। बांधना एक कलरफुल फैब्रिक होता था जिसको हेड और नेक के आसपास पहनते थे, उसी को केम फ्रॉम बांधनी। द नेम ऑफ फैब्रिक मेड इन राजस्थान। ये कहाँ पर बनाई फैब्रिक, राजस्थान और गुजरात में बना। ये फैब्रिक को इसका नाम मिला हिंदी वर्ड बांधना, टाइम, हम बोलते हैं ना बांध दो, टाई कर दो, बांध दो, उससे मिला। इट्स पैटर्न वर प्रोड्यूस बाय डाइंग द क्लॉथ इन ब्राइट कलर्स। ब्राइट कलर्स में आप जो क्लॉथ होता है उसको डाई कर दो, कलर कर दो। बाइंडिंग पार्ट्स ऑफ इट थ्रेड। जैसे एक मैंने हैंकी लिया और इस हैंकी में मैंने क्या किया बेटा, ये रहा हैंकी मेरा, और इस हैंकी को मैंने इस तरीके से उठाया, इस तरीके से एक धागा यहाँ बांधा, दूसरा धागा यहाँ बांधा, तीसरा धागा यहाँ बांधा। तो जब ये खुलेगा तो इस तरीके का ब्यूटीफुल कलर पैटर्न इसके ऊपर आ जाएगा।
आप बांधने का कोई भी वो देखो गूगल पे इमेजेस तो आपको मिल जाएंगे, बहुत सुंदर सुंदर बनते हैं। तो ये जो बांधना बोर्ड है, बांधनी है, ये कहाँ से आया बच्चा? बोर्ड बांधने से, फैब्रिक मतलब, हाय हाय, बांधनी। टाई एंड डाई इसको इंग्लिश में बोलते हैं। टाई का मतलब आपको पता है ना, बांधना। कुछ टेक्सटाइल ऐसे हैं बेटा जो अपने नेम से जाने जाते हैं, किसके द्वारा? क्योंकि उनके ट्रेडर ने, समटाइम टेक्सटाइल कम टू बी नोन बाय द नेम्स गिवन टू देम बाय ट्रेडर्स। कुछ जो कपड़े हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं? जो नाम उनको ट्रेडर ने दिया है। अगर कुछ एग्जाम्पल की बात करें हम, जैसे मुस्लिन, कैलिको, चिंस। मुस्लिन एक फाइन कॉटन फैब्रिक होता है जो बहुत पॉपुलर था फैशनेबल यूरोपियन वीमेन के बीच में। ऑल द वीवन बाय द वीवर्स ऑफ ढाका इन बंगाल। इसको बनाने वाले थे ढाका, मतलब बंगाल के लोग। इट वॉज नेम्ड आफ्टर द प्लेस कॉल्ड मौसूल नाउ इन इराक। इराक में एक मौसूल है, उसके नाम पे मुस्लिम क्लॉथ रख दिया गया, जबकि वो बनता था बंगाल के ढाका में। वे 17th सेंचुरी का, कब की बात है बच्चा? 17th सेंचुरी की बात है। क्योंकि उस टाइम के जो ट्रेडर्स थे, यूरोपियन ट्रेडर्स, वो इसको ख़रीदा करते थे अरब मर्चेंट से। किसे ख़रीदते थे? अरब मर्चेंट से। आई बात समझ में? क्योंकि अरब मर्चेंट से ख़रीदते थे यूरोपियन ट्रेडर, तो उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया? मुस्लिन। वाइल मलमल वॉज द फाइनेस्ट वैरायटी ऑफ मुस्लिन, कासा और कोसा वॉज कोर्सर क्लॉथ। अगर हम बात करें कि भाई इसका नाम मुस्लिम कैसे पड़ गया, तो जो अरब मर्चेंट थे वो हमारे यहाँ से ख़रीद के ले जाते और उनको बेच देते, तो वो उससे क्या बनने लगे? मुस्लिम क्लॉथ। जो मलमल होता है वो सबसे अच्छी वैरायटी होती है मुस्लिम की, और जो खासा होता है या जिसको हम कोसा बोलते हैं, थोड़ा सा कोरस, थोड़ा सा दरदरा कपड़ा होता है, मतलब बहुत उतना सफाई नरम नहीं होता। कैलिको, कैलिको भी कोरस कॉटन फैब्रिक है विच वॉज नॉट ब्लीच, जिसको ब्लीच नहीं किया जाता था। ट्रीटेड टू मेक इट पेल एंड पेल और वाइट, ये पीला या वाइट कलर का होता था। कैलिको एक कोरस कॉटन ही था जिसको ब्लीच नहीं किया जाता था, ये पीले या सफ़ेद कलर का होता था। द 16 पेल मतलब पीला कलर नहीं, वो जो सफ़ेद चीज़ें पीली नहीं दिखने लगती। द 16th सेंचुरी पोर्तुगीज ट्रेडर नेम्ड इट आफ्टर कैलिकट। उसने कैलिकट के नाम पे इसको नाम दे दिया कैलिको। कैलिकट मतलब कोझिकोड। कहाँ पर था कोझिकोड? मालाबार कोस्ट पे था। वेयर इट वॉज प्रोड्यूस्ड? मालाबार कोस्ट के कोझिकोड में कैलिको प्रोड्यूस होता था, जो कि अनब्लीच्ड, ब्लीच नहीं होता था उसके ऊपर, अनब्लीच्ड है, पेल या वाइट कलर का होता था। लेटर सेवरल टाइप ऑफ कॉटन क्लॉथ केम टू बी कॉल्ड कैलिको। उसके बाद बहुत सारे कॉटन क्लॉथ है जिनको हमने क्या बोला? कैलिको। कैलिको पर ऑफन अट्रैक्टिवली प्रिंटेड, को कैलिको को बहुत अट्रैक्टिवली प्रिंट कर दिया जाता था यूजिंग अ कार्व्ड वुडन ब्लॉक। कार्व्ड वुडन ब्लॉक मतलब ऐसा एक वुडन ब्लॉक होता है जिसके ऊपर ऐसी सुंदर सी डिज़ाइन बनी होती थी, तो कार्व्ड वुडन ब्लॉक से उसको पेंट कर दिया जाता था या पेन से पेंट कर दिया जाता था। दीज वर कॉल्ड चिन्स, उन्हें क्या बोला जाता था? चिन्स। ड्राइव फ्रॉम द हिंदी वर्ड चिंत, चित। कैलिकोज हैड अ वाइड मार्केट इन यूरोप। कैलिको का बहुत बड़ा मार्केट था यूरोप में। दे वर यूज टू मेक ड्रेसेस एंड फर्निशिंग्स। फर्निशिंग्स और ड्रेसेस बनाने के लिए उसका यूज़ होता था। ब्रिटिश ट्रेड इन इंडियन टेक्सटाइल, हम क्या देखेंगे? ब्रिटिश ट्रेड इन इंडियन टेक्सटाइल। टेक्सटाइल वर द चीफ आइटम ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे इंडिया से ट्रेड करती थी, उसका मेन आइटम, चीफ आइटम, इंपॉर्टेंट आइटम था टेक्सटाइल। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट, एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग, बाय द एंड ऑफ 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी के एंड तक जो इंडियन कैलिकोज था अकाउंटेड फॉर मोर देन 80% ऑफ द कंपनीज एंटायर ट्रेड। अकेले कैलिकोज का जो ट्रेड था वो 80% था। आई बात समझ में? 17th सेंचुरी के एंड तक एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग जो कैलिकोज था वो इंडियन ट्रेड के 80% को ऑक्यूपाई करता था। इंडिया कंपनी मतलब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जितना भी ट्रेड करती थी इंडिया के साथ, उसमें से वो 80% किसका ही ट्रेड करती थी? कैलिकोज का। For the purpose of trade, Indian textile were classified mainly as plain white cotton, plain dyed cotton, striped and checked cotton। ये सब अलग अलग वैरायटी बना दी थी। प्लेन वाइट कॉटन अलग है, प्लेन डाइड कॉटन अलग है, स्ट्राइप्ड और चेक कॉटन अलग है, चेन्स, एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ, सिल्कवर्ज। These were packed in pieces for 20 yards long, 20 yard long पीसेस में ये पैक होता था, 1 yard वाइड।
वाइड विड्थ कितनी होगी 1 यार्ड और लेंथ कितनी होगी 20 यार्ड, ठीक है। 20 यार्ड लेंथ हो गई, विड्थ कितनी हो गई 1 यार्ड। हैज़ देवर कॉल्ड पीस गुड, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है पीस गुड्स। द कंपनी हैड टू बाय देम विद गोल्ड एंड सिल्वर, कंपनी हमें क्या देती थी कपड़ा खरीदने के बदले में, हमसे जो कॉटन खरीदती थी उसके बदले गोल्ड और सिल्वर देती थी। कब तक, जब तक उसने इंडिया में रेवेन्यू कलेक्ट करना स्टार्ट नहीं किया, जब तक उसने रेवेन्यू कलेक्ट करना स्टार्ट नहीं किया। जब उसने बंगाल के दीवानी राइट्स ले लिए, रेवेन्यू कलेक्ट करने लगी, उसके बाद तो भैया वो हमारे रेवेन्यू में से ही हमें पे करते थे। पर उसके पहले जब तक उनके पास दीवानी राइट्स नहीं थे बंगाल के, वो हमें काय में पे करते थे गोल्ड एंड सिल्वर में। इन द अर्ली 18th सेंचुरी में जो इंग्लिश टेक्सटाइल था, इंडियस टेक्सटाइल में रिसेंटेड द पॉपुलरिटी। अब देखो जरा बहुत अच्छी बातें सुनना। अर्ली 18th सेंचुरी तक जो इंग्लिश टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर थे, मतलब इंग्लैंड में जो कपड़े बनाने वाले उद्योगपति थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो रिसेंटेड बहुत परेशान थे। किससे परेशान थे? इंडियन कॉटन से बहुत ज़्यादा परेशान थे। किससे परेशान थे? स्पेशली कैलिकोस से। इंग्लैंड के जो कपड़े बनाने वाले जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो कैलिकोस से बहुत ज़्यादा परेशान थे। 1721 में अंडर देयर प्रेशर, तो ये सारे बिजनेसमैन ने इम्पीरियल पार्लियामेंट, मतलब इम्पीरियल अपनी सरकार को बोला कि भाई हम तो बहुत प्रॉब्लम में है, क्योंकि इंडिया से जो गुड आता है वही सब लोग खरीद लेते हैं क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी का होता है, हमसे कोई गुड खरीदता नहीं है। तो आप एक काम करो, या तो इंडियन गुड के ऊपर ड्यूटी लगा दो जिससे वो इतना महंगा हो जाए कि कोई खरीदे नहीं, या तो कुछ तो आपको करना पड़ेगा। तो जो इम्पीरियल पार्लियामेंट, मतलब जो ब्रिटिश पार्लियामेंट होता है, वो 1721 में कैलिको एक्ट पास कर देता है। अंडर देयर प्रेशर द पार्लियामेंट पास्ड कैलिको एक्ट। कौन सा एक्ट पास हो गया? कैलिको एक्ट, विच बैंड, जिसने बैन करा दिया इंडियन कैलिकोस का यूज़ इंडिया, कहाँ पर? इंग्लैंड में। मतलब अब हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट से इंग्लैंड के जो प्रोड्यूसर्स थे उनको लॉस हो रहा था। वो कह रहे थे कि इंडिया से बना गुड इतनी गुड क्वालिटी, इतना अच्छा है कि हम उससे कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोला कि ठीक है गुस्सा नहीं करो, हम कैलिको एक्ट पास कर देते हैं। और कैलिको एक्ट पास हो गया और हमारे इंडियन कैलिकोस को इंग्लैंड में बैन कर दिया गया। इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके बावजूद भी इंडियन टेक्सटाइल रिमेन एन इम्पॉर्टेंट आइटम ऑफ ट्रेड। फिर भी इंडियन टेक्सटाइल एक इंपॉर्टेंट आइटम था ट्रेड का टू वेरियस यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। बहुत सारी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज आज भी चाहती थी कि हम उन्हें बेचें। टिल द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, कब तक? एंड ऑफ 18th सेंचुरी तक, ठीक कोई बात। इसके बाद तो हम जाएंगे डिक्लाइन पे, नीचे की तरफ। नाउ इंडियन रेवोल्यूशन, इंडियन नहीं रे भाई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड। अब इंग्लैंड में आएगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। क्या आएगा इंग्लैंड में? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आएंगी, फैक्ट्रीज आएंगे, बच्चे भी, मम्मी भी, पापा भी, मतलब मेल फीमेल चाइल्ड सब फैक्ट्रीज़ में काम करेंगे। इंग्लैंड में जो बच्चा होगा वो भी फ्री नहीं रह पाएगा, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन प्रॉपर नहीं रह पाएंगे, बिकॉज दे आर वर्किंग 14 to 15 आवर्स इन अ डे। 14 से 15 घंटे वो काम करेंगे, तो उनकी कोई फैमिली लाइफ नहीं रह पाती थी बेटा। बच्चा भी काम कर रहा है, मम्मी भी काम कर रही, पापा भी काम कर रहे हैं। तो ऐसा था इंग्लैंड का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। एंड इम्पोर्ट ऑफ इंडियन कैलिकोस इन टू इंग्लैंड डिक्लाइंड। धीरे धीरे करके हमारा जो इंडियन कैलिकोस है वो इंग्लैंड नहीं जा रहा है, इंग्लैंड में डिक्लाइन कर गया इंडियन कैलिको का इम्पोर्ट, मतलब वहाँ से कोई लोग मंगवा ही नहीं रहे। द इंग्लिश टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर हैड टू फाइंड वेज टू मीट द डिमांड। अब इंडियन टेक्सटाइल जो मैन्युफैक्चर हैं उनको तो डिमांड पूरी करनी है ना, क्योंकि इंडियन कैलिकोस को आपने बोल दिया ये नहीं आएगा। अब लोग बोल रहे हैं अच्छा ठीक है वो मत बुलाओ, तुम तो दे दो, तो अब कैसे वो होगा। सम इंग्लिश क्लॉथ प्रिंटर बिगेन टू प्रिंट प्लेन इंडियन क्लॉथ इन इमिटेशन ऑफ प्रिंटेड कैलिकोस। कुछ इंग्लैंड वालों ने तो हमारी नकल करना चालू कर दी और कैलिकोस बनाना स्टार्ट कर दिया। द क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स एनकरेज्ड इनोवेशन टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ। जो क्लॉथ मैन्युफैक्चरर थे उन्होंने एनकरेज किया इनोवेशंस को कि कुछ भी करके ज़्यादा से ज़्यादा क्लॉथ को प्रोड्यूस करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटीज़ बनाओ, वो भी लोअर कास्ट में, जो पहले बन रही थी उससे भी कम कॉस्ट में। दिस बिकम पॉसिबल ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ वेरियस मशीन। और ये ऐसा हो भी गया क्योंकि इस टाइम तक बहुत सारी मशीनें इंग्लैंड में ऑलरेडी आ चुकी थी। जॉन का एक ही फ्लाइंग शटल 1730 में आ गई थी, जेम्स हारगेविस की स्पिनिंग जेनी आ गई थी, है ना, 1764 में।
Richard Arkwright water frame some year later. क्लॉथ मैन्युफैक्चरर एनकरेज कर रहे हैं, भाई आप कम कॉस्ट में बनाओ, ज़्यादा क्वांटिटी बनाओ, हमें डिमांड पूरी करना है। ये पॉसिबल भी हो पाया कैसे, क्योंकि हमारे पास उस टाइम जॉन काय की फ्लाइंग शटल थी 1730 में, जेम्स हारग्रीव्स की स्पिनिंग जेनी थी 1764 में, रिचर्ड आर्कराइट्स वाटर फ्रेम था जो थोड़े सालों बाद आया। दिस बिगेन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इस तरीके से शुरू हो गया, विच रिप्लेस्ड मैन्युफैक्चरिंग बाय हैंड, क्योंकि अब इंडस्ट्रियल गुड एक जैसा बनता, कम कॉस्ट में बन जाता, ज़्यादा बल्क प्रोडक्शन हो जाता, इससे इसने हैंडमेड गुड्स को रिप्लेस कर दिया विथ मैन्युफैक्चर बाय मशीन, मशीन मेड गुड्स से। मैकेनाइजेशन enabled an England weaver to produce several times more than Indian weavers, और ये मशीनों की हेल्प से जो इंग्लिश वीवर्स थे वो इंडियन वीवर से बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा मोर टाइम प्रोड्यूस करने लग गए। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। आई विल स्टार्ट पार्ट 2 विथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यहाँ से पार्ट 2 पढ़ेंगे, ठीक है।